दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी अगर कहा जाए, आपको पता है प्रथम सेमेस्टर की जो भी परीक्षा तिथि है वो लगभग तय मानी जा रही है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस कहे जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा फॉर्म आपका फिलअप किया जा रहा है। जो लोग अभी भी नहीं किए हैं, बिल्कुल वो अपने कॉलेज से संपर्क करके अपने परीक्षा फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो भी श्रृंखलाएं हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसकी हम मैराथन क्लास की श्रृंखला आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको मैराथन क्लास बेहतर लग रही है तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप जितने भी मैराथन क्लासें प्रोवाइड किए जाए, प्रत्येक सब्जेक्ट की दो दो मैराथन क्लासें हम आपके बीच में देंगे। ठीक है, तो आप इस मैराथन क्लास की एक बेहतरीन श्रृंखला जो भी आपके बीच में जिस भी सब्जेक्ट की जाएगी, आप इस मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए मैराथन क्लास में होगा क्या कि आपके जो भी अधिकतर प्रश्न लिए जाएंगे, हालांकि ज्यादा हम डिफाइन तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो चीजें डिफाइन करने लायक होंगी उससे हम आपको जरूर बताएंगे, है ना। बाकी अधिकतर मेरा टारगेट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला दी जाए। भाई ध्यान दीजिएगा, आप रोक रोक करके वीडियो को देख करके अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहें तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। बाकी हम तो अपना 100% आपके बीच में देने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का जो मैराथन है वो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर मैराथन क्लास मैं प्रथम सेमेस्टर को टारगेट कर रहा हूं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि परीक्षा में प्रश्न यहीं से, बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप लगातार मैराथन क्लास को वॉच करते हैं तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और परीक्षा की सफलता की गारंटी भी मैं लूंगा। लोग कहते हैं कि एजुकेशन में बैक लग जाता है, मैं दावा करूंगा कि अगर आप लगातार चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल आप मैराथन क्लास करके देख के चले जाइए। मैं दावा करता हूं कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, बहरहाल ज्यादा बड़ाई नहीं करते हुए चलिए हम अपने श्रृंखला पर चलते हैं। उससे पहले मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिए, आपके बीच में पहला प्रश्न सबसे ऊपर हो चुका है। ठीक है, टीएटी का संबंध किससे होता है। ठीक है, जो टीएटी एक परीक्षण होता है, अब पूछा जा रहा है कि डायरेक्टली टीएटी का संबंध किससे होता है, तो आप कहेंगे टीएटी परीक्षण से हम अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का मापन करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं टीएटी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे व्यक्तित्व मापन से है। देखिए, इसी तरह से प्रश्न आपसे बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं, एक उत्तर तो उसमें मापन दिया ही रहेगा, बाकी तीन और दिए रहेंगे। इन्हें तीनों में चारों में से आपको जो है डिसाइड करना होता है कि आखिरकार इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है ना। चलिए, ये हो गया आपका टीएटी का संबंध किससे है, आप कहेंगे व्यक्तित्व मापन से है। अगला कहा जा रहा है कि सक्रिय विस्मृति से आप क्या आशय है या क्या आशय है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सक्रिय विस्मृति से आप क्या समझते हैं। एक तो सक्रिय दिया गया है, एक तो विस्मृति दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है समय के साथ विषय वस्तु के सीखने से पुराने विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। भाई, अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो लगातार सीख रहा है और पुरानी चीजें उससे भूल ना रही हो। देखिए, भूलना और याद करना बिल्कुल एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जो लोग अब विचार करें कि अगर जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है, अब सीखने के साथ साथ पुरानी चीजें कुछ न कुछ विस्मृत हो ही जाती हैं, कुछ न कुछ भूल जाता है। अब यार, दुनिया में कौन कौन ऐसा होगा कि जो सीख भी रहा है उसे पुरानी चीजें भूल नहीं रही हैं। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ समझाने की चीजें नहीं है। ठीक है, समय के साथ साथ आप आगे सीखते भी रहते हैं और पीछे थोड़ा बहुत बोलते भी रहते हैं। ये आप अपने दैनिक जीवन में इमेजिन भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। ठीक है, कि क्या ये सही है कि गलत है। अभी आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, है ना, आप जो आज पढ़ेंगे वो चीजें आपको अच्छी तरह से याद रहेंगी। कल आपने जो पढ़ा होगा वो कुछ न कुछ उसमें से जो है विस्मरण में जरूर चला गया होगा। ठीक है,
कुछ न कुछ आपको जरूर भूल गए होंगे। हाँ, आज नहीं भूले हैं तो आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाएंगे, है ना, लेकिन कुछ न कुछ भूलता आपको जरूर है। ठीक है, चलिए, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? अभिप्रेरणा मीन्स आप कह सकते हैं मोटिवेशन, क्या मतलब होता है? ठीक है, तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य की गति प्रदान करती है। जैसे हम आपसे कहें, ठीक है, कहा जा रहा है, गुड के शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या होगा? जैसे हम आपसे कह दें, हम आपको मोटिवेट करें, हम हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कि बैक वैक नहीं लगता यार, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर को लेके आएंगे। अब यही हम आपसे कह दें, ओ बैक तो आपको 100% लगेगा ही, ठीक है, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, ये हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आपको प्रेरित करना है। ठीक है, आप मुझसे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बहुत वैसा ही टीचर कोई होगा जो आपको डिमोटिवेट करता होगा, है ना। बाकी जितने भी एक टीचर का अच्छा गुण भी माना जाता है कि बच्चों को मोटिवेट करें। हम आपको हमेशा कहते हैं कि यार आप पढ़ाई करिए, कोई आपका बैक नहीं लगा सकता। अब आप 6 महीना घूमते रहिए, ठीक है, और आप चलिए कि आप सोचिए कि हम परीक्षा में 50 नंबर में हम 42 नंबर 45 नंबर लेके चले आए, तो ये हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो आप हमेशा अच्छा खासा अपने भविष्य में अपने पढ़ाई के प्रति या कोई भी काम आप करिए, पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपका मन लगेगा। ठीक है, जैसे आपका मन नहीं लग रहा, हमने आपको कुछ चीजों को समझाया, ठीक है, लोग आपको समझाते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं, आप अगर उनकी बातों से मोटिवेट हो जाते हैं तो आपके आगे यार वो चीजें कुछ, जैसे एक छोटा सा बालक होता है, ठीक है, एक छोटा सा बालक होता है, अभी आप थोड़ा सा उसे चढ़ा दीजिए ना, थोड़ा सा वो कर दीजिए, वो बेटा वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो भले ही वो टूट जाएगा फूट जाएगा लेकिन वो उस काम को करेगा जरूर, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, वो अपने एनर्जी को समझ ही नहीं पाता है। ठीक है, उसे लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। ये छोटे से बालक की बात हम कर रहे हैं यार, शैशवावस्था का नहीं, ठीक है, बाल्यावस्था में आप चले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से होता है, मोटिवेशन हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर हम आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के अनुसार जो सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की जो है किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो उसे हम उसको सीख लेता है। ठीक है, जैसे कोई कार्य आप यहाँ कहा जा रहा है, जैसे कोई कार्य पशु या मानव किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है, तो वह उसको सीख लेता है। भाई आप कोई भी कार्य करेंगे, आप जाहिर सी बात है जब कार्य करेंगे तो उस कार्य करने की प्रक्रिया शैली जो भी होगी वो अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे, यानी कहा जाए तो आप उस चीज को सीख जरूर लेते हैं। ठीक है यार, इन सब चीजों में कुछ है नहीं, अगर आप अपने आप से बनाकर भी लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, आप क्वेश्चंस छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सीखने की कोई एक परिभाषा दीजिए। वुडवर्थ के अनुसार सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। सबसे छोटी परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा। ठीक है, इससे छोटी परिभाषा सीखने की आपको नहीं मिलेगी। गेट्सवाने के शब्दों में कहा जाए, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। भाई जब आप सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी है। अब आप पशुओं के साथ रहेंगे तो पशुओं जैसा बिहेव करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा बिहेव करेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ये गेट्स के अनुसार मैंने परिभाषा बताया, वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा बताया। देखिए यहाँ पूछे तो एक परिभाषा गई है लेकिन आपके बीच में 2 परिभाषा दी जा रही है। ठीक है, बच्चों के विकास में अवरोध के 2 कारण बताइए। बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो हम किस प्रकार से उसे रोक सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उसमें अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। जैसे हम सपोज दैट की बात करें, अगर एक बच्चे का स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो जाहिर सी बात है कि उसके दैनिक जीवन में, उसके भाषा विकास में या उसके हर एक डेवलपमेंट में, ठीक है, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होगा, व्यवधान उत्पन्न होगा। अगला कहा जा रहा है बुद्धि। जब बुद्धि नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि अवरोध उत्पन्न करना बिल्कुल लाजमी है। सामाजिक आर्थिक दशा, ठीक है, आर्थिक दशा, बच्चा 5 रुपए की डिमांड कर रहा है, गार्जियंस 1 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा 4 रुपए लेने के लिए वो गलत कदम जरूर उठाएगा, है ना। भाई बहनों का प्रभाव, आपके घर में जो भी बिहेव किया जा रहा है, ठीक है, आपके घर में हर रोज गाली गलौज हो रहा है
तो जो छोटा सा बालक है वही चीजें सीखेगा। ठीक है, इसलिए घरों में बच्चों के समक्ष खासकर कभी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। द्विभाषीय वातावरण, संगी साथी अथवा सम्यक समूह, आपके संगी साथी जो होते हैं, ठीक है, और भी जो आपके आसपास के वातावरण है, ठीक है, उन सभी का जो इफेक्ट है वो आपके बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, उसी का द्विभाषी वातावरण भी होता है। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है, ये यहां तक की चीजें तो हो गई होंगी। कहा जा रहा है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो बाल विकास जोन्स के अनुसार अगर कहा जाए तो शैशवावस्था, यहां देखिए शैशवावस्था पूछा जा रहा है, जन्म से 5 या 6 वर्ष आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या, ये बिल्कुल प्रमाणित है। आप यहाँ डॉक्टर जोन्स के अनुसार लिख दीजिए, कोई आपका गलत नहीं काट सकता, आप किसी भी बुक में देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय देख सकते हैं, एक तो भय होता है, ठीक है, दूसरा क्रोध होता है, प्रेम है, पीड़ा है, घृणा है, हर्ष है। ठीक है, ये आपके संवेग जन्म के समय, जैसे छोटा सा बालक होता है जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो देखते होंगे जब उसे भूख लगती है तो बिल्कुल रोने लगता है। ठीक है, तो ये सब उसके संवेग पाए जाते हैं जब एक शिशु पृथ्वी पर जन्म लेता है ना। आगे कहा जा रहा है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया है। कैली व थर्स्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व ये होते हैं। ठीक है, एक होता है उभयमुखी। चलिए देखिए, यहां तो आपसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व पूछा जा रहा है। इस प्रकार के व्यक्ति उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते, वे आत्म केंद्रित होते हैं, सदा अपने में खोए रहते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये आपसे इनका जो भी हैबिट होगी, जो भी गुण होगा, जो भी स्वभाव होगा, ये कभी बाहरी रूप से प्रकट नहीं होता है। ये आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप में हमेशा ये खोए रहते हैं और ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनसे हमेशा आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व से, इस व्यक्तित्व का जो भी व्यक्ति होगा, इनसे हमेशा आप सावधान सतर्क रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ये टर्मन के अनुसार कहा जा रहा है। टर्मन ने जो है इसका परीक्षण किया था, बिने टर्मन हो गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार 90 से 109 तक की जो बुद्धि होती है ये सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक होते हैं। अगला कहा जा रहा है बुद्धि परीक्षण के लिए जो है, बुद्धि परीक्षण के लिए व्यक्तित्व होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो टीएटी प्रशिक्षण या कहा जाए तो प्रासंगिक अंतर्बोध का जो निर्माण है वो मार्गन और मुरे ने 1935 में किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला भी क्वेश्चन था। ठीक है, टीएटी परीक्षण, और यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला परीक्षण टीएटी का संबंध किससे है, व्यक्तित्व मापन से है। ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है बुद्धि का परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो है बुद्धि का परीक्षण के लिए टीएटी का परीक्षण का निर्माण किया गया था और इसके जो जन्मदाता थे वो मार्गन और मुरे थे। ठीक है, 1935 में इसका प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला आपके बीच में है, देखिएगा, कहा जा रहा है रुचि का क्या अर्थ है। ठीक है, रुचि भाई किसी किसी का नाम भी होगा, अगर आपका नाम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि रुचि का क्या अर्थ है। विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है। हम आपको कितना भी पढ़ा दें, कितना भी बेहतर पढ़ा दें, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है मेरे पढ़ाई में तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको केंद्रित होना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट में रुचि लेना पड़ेगा। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही तो मैं कहता हूं यार आप मुझे एक बार नहीं बार बार बताओ, लेकिन आप बताओ। ठीक है, नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर बताओगे तो भाई अपने जो भी पढ़ाने के स्टाइलिश वगैरह है उसमें हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। अगला कहा जा रहा है स्मृति से आप क्या समझते हैं। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव व कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मृति, मेमोरी, आपने देखा होगा अपने फोन में जब मेमोरी लगाते हैं तो जितनी चीजें सेव होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो स्मृति से आप उसी स्मृति से सीख लीजिए। कहा जा रहा है स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान। स्मृति आपने जो 5-6 में पढ़ा होगा, क्या आज वो आपको याद है कि नहीं याद है। आप कहेंगे याद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपने अतीत बहुत पहले सीखा था वो भी आज आपको याद है। क्यों याद है, क्योंकि आपने उसे स्मृति में अपने रखा, अपने मेमोरी में सेव करके रखा है। ठीक है, जब वो भाई परीक्षा देने जाएंगे तो क्या आप कॉपी किताब लेके थोड़ी न जाएंगे,
आप पे मेमोरी में जो चीजें सेव है उसी को लेकर आप जाएंगे और आप परीक्षा में बैठेंगे। अगर आपकी मेमोरी वहां पर काम कर दी तब तो आप टॉप कर जाएंगे, और मेमोरी अगर वहां फॉर्मेट हो गई तब तो मामला आपका फॉर्मेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी वही होती है जो आपने सीखा है उसे पुनः स्मरण में आप ला लीजिए। ठीक है, वही आपकी स्मृति कहलाती है। स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। अब बताइए, ये भी तो एक कार्य ही है। स्मृति का कार्य अचेतन मन से अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना। ठीक है, मन आपके दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन हो गया, एक अचेतन मन हो गया। ठीक है, तो स्मृति का कार्य यही होता है कि जो हमारे अचेतन मन में है, ठीक है, उसे हम चेतन मन में ला दें, यानी जो चीजें हम भूल रहे हैं उससे हम स्मरण में ला दें, आपके अपने दिमाग में ला दें। ठीक है, चलिए, स्मृति के मुख्य सोपान क्या हो सकते हैं? स्मृति के जो मुख्य सोपान है देख सकते हैं। स्मृति के 4 सोपान होते हैं, अधिगम है, धारण है, प्रत्यास्मरण है और अभिज्ञान होता है ना। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो स्मृति को प्रभावित करने वाले, अगर आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है तब भी आपकी स्मृति प्रभावित होगी। अगर आपकी रुचि जो है पढ़ने में नहीं है तब भी आपकी स्मृति प्रभावित होगी। अगर आपको शांतिपूर्ण, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप हम ला के आपके बगल में डीजे बजा दें तो क्या आपकी स्मृति काम करेगी? आप भी उसे डीजे के साथ डांस करने लगेंगे, कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, है ना? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप पढ़ाई के लिए शांतपूर्ण वातावरण चाहिए। आज के समय में आपने देखा होगा बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किया जाता है? क्योंकि लाइब्रेरी में हमें हमेशा शांतिपूर्ण माहौल मिलता है, पढ़ाई योग्य वातावरण मिलता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, हम भी उनसे मोटिवेट होते हैं कि यार वो पढ़ रहा है हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आज देख रहे हैं प्रयागराज में भी रहकर बच्चे भले यहाँ रूम लेके रह रहे हैं लेकिन वो आज भी जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। लाइब्रेरी का अब जमाना धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, आज तो आप देख सकते हैं कि आपके गांव देहात में भी तमाम प्रकार की लाइब्रेरियां ओपन हो रही। क्यों ओपन हो रही? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। एक शब्द आया है सर्वांगीण, ये आपके चाइल्ड साइकोलॉजी फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। आप कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन वहां बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो होना चाहिए, है ना? हर स्तर का विकास होना चाहिए, तभी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी सफल मानी जाएगी। ठीक है, सृजनात्मकता मीन्स कहा जाए क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जो क्रिएटिविटी होती है आप कह सकते हैं मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मैच्योरिटी क्या होती है? परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। मीन्स कहा जाए आप अब इस समय की बात करें तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी में पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं। भाई आप एक सेमेस्टर पढ़ चुके हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज तो हो ही गया होगा कि हमें चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, हमें एक बच्चों का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। स्मृति के प्रकार बताइए। स्मृति देख सकते हैं, स्मृति आपकी एक होती है अल्पकालिक होती है, हालांकि 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकालिक है एक दीर्घकालिक है। अल्पकालिक में कोई चीजें जल्दी मुझे भूल जाते हैं, दीर्घकालिक में कोई लंबे समय तक हमें याद रहती है। जैसे आज के समय में आपने जब कक्षा 1 में क ख ग घ पढ़ा रहा होगा, है ना, टेबल पढ़े रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को टेबल आज याद है, कुछ लोगों को नहीं याद है। जिनको याद है वो दीर्घकालिक स्मृति के अंतर्गत है ना। भाई टेबल आज के समय में लोग फटाक से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं टेबल काम कर जाता है। बहरहाल वो चीजें छोड़िए, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए। विस्मरण की परिभाषा बताइए। मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति या विस्मरण कहलाता है ना। विस्मरण का मुख्य कारण बताइए। विस्मरण क्या होता है? इसका मुख्य कारण जो होता है देख सकते हैं बाधा का उपस्थित होना। ठीक है, ये विस्मरण का मुख्य कारण होता है। सांख्यिकी देखिए, ये आपकी स्टैटिक्स एक चैप्टर आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में रखा गया है। स्टैटिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है ना, उसको भी हम आपको अगले मैराथन क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो आप सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वह विज्ञान जो प्रदत्तों को, ठीक है, वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति वह मान है जितनी बार आता। आपने देखा होगा
की आवृत्ति क्या होती है, जिसकी आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, यानी एक ही चीज कई बार आए वही आपकी आवृत्ति होती है, ठीक है। आवृत्ति का मान जो जितनी बार आता है वही हमारी आवृत्ति होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा संख्यांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को हम समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति कहेंगे, ठीक है, या कहते हैं। चलिए यहां तक आपका हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स आपका बचता है तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सीखने की मात्रा तथा समय के जो है परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है क्या कहलाती है, वो सीखने का वक्र कहलाती है, ठीक है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तत्परता के नियम। भाई जब आप कोई चीज सीखने के लिए तत्पर होंगे, यहाँ एक शब्द आया है तत्पर, तो आप इसी से आपको पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। कोई बालक है जब सीखने के लिए तत्पर होगा तो जल्दी से चीजों को सीखेगा, ठीक है। थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला कहा जा रहा है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व संपूर्ण परिस्थिति प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत के आधार पर सीखता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई चीज डिफाइन करने लायक नहीं है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है, ठीक है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से, जैसे आज आप प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास यह है कि चलिए हम अपने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर को अच्छी तरह से क्वालिफाई करें, ठीक है। जब आपका इसके प्रति इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तब जाके आप अभिरुचि कह सकते हैं या अभिवृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। जब ये दो प्रकार के आपके जो प्रेरक होंगे अगर आपके अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हुए तो आप समझ सकते हैं कि किधर जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अधिगम धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं। जो हमारी अधिगम धारणा है, ठीक है, या पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो आप कहेंगे स्मृति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अशिक्षित व्यक्ति बालकों को बुद्धि का मापन किस परीक्षण के अंतर्गत करते हैं। अशिक्षित व्यक्ति के या अशिक्षित बालक की बुद्धि का मापन हम करें तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करेंगे। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका होता है, ठीक है। चलिए अगला है बालक के संवेगात्मक विकास, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप कहेंगे जीन पियाजे महोदय ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत या संज्ञानात्मक इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है अवस्थाएं बताई, उसके अंतर्गत हमारी जो तीसरी अवस्था है वो क्या कहलाती है, आप कहेंगे मूर्त संक्रिया काल कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्रंदन हो गया, बलबलाना हो गया, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किस अवस्था की या किस विकास की अवस्था होती है, तो आप कहेंगे भाषा विकास, यह हमारी शैशवावस्था की अवस्था होती है। बलबलाना एक छोटा सा बालक होता है, आपने देखा होगा वो क्रंदन करता है, बलबलाता है, चीजें या उसकी जो आवाज होती है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है, वो अधिकतर अपने हाव भावों से चीजों को सीखता है। अभी आप बालक को जब थोड़ा सा बुलाते होंगे तो तुरंत हंसता होगा, ठीक है। चलिए अगला है व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत जो है व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति जो है दूसरे लोगों की, समाज के अन्य लोगों के जो है प्रगति के लिए सोच कर कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। अभी मैंने आपको उभयमुखी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया था, ठीक है, वो बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों
कि प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है। जैसे जब समाज के लोग प्रगति करेंगे तो आप कहेंगे कि चलिए अब हम भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उनका काम होता है। अब ये आपने टीएटी पढ़ा था, अब देखिए आपके बीच में सीएटी परीक्षण आ रहा है, वो वाला सीएटी मत समझिएगा, बिल्ली वाला, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, तो देख सकते हैं यह परीक्षण टीएटी की तरह ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए किया जाता है। इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों में पशु पक्षियों के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक ने जो है 1900 कब किया था, 48 में किया था, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं या स्पष्ट हो रहे हैं तो आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली हर एक चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। जैसे आपके दिमाग में होगा, कुछ लोग सोचते भी होंगे कि यार पता नहीं हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पास हो पाएंगे कि फेल हो पाएंगे। ऐसी चीजें हमेशा आपके दिमाग में चलती हैं, आप माने या ना माने, ठीक है। लेकिन वहां अगर आपके दिमाग में ये चीजें चल रही कि यार पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे, सीटेट पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे, लेकिन अगर आपसे हम कहें कि बाबू कोई दुनिया की ऐसी शक्ति ही नहीं है जो आपको जो है पास होने से रोक दे, आप 100% सफल होगे, तो कहीं ना कहीं हमने आपके अंदर क्या डाला, मोटिवेशंस डाला, प्रेरित आपको किया, ठीक है। और उसी प्रेरणा के लिए आप जो है, अगर आप हमारी प्रेरणा से आप प्रेरित हो गए, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो यहां तक आपका हो गया। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम या प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम है, आप ध्यान रखिएगा, इसके जो जनक है वो थॉर्नडाइक महोदय कहेंगे। अगला कहा जा रहा है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था। एक आप दोहा टाइप का है, याद कर लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे स्किनर ने चूहा छोड़ा, कोहलर सॉरी ध्यान दीजिएगा, हम दोहा की बात कर रहे थे तो ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे पावलाव ने कुत्ता छोड़ा, ठीक है, यानी जो पावलाव का प्रयोग था वो कुत्ते पर था। पावलाव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। आप कहेंगे जो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो बिल्ली पर किए थे। पावलाव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा छोड़ा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था, या आप कह सकते हैं वनमानुष या सुल्तान पर किया था, ठीक है। ये मैंने 4 साइंटिस्ट के नाम बताए, चारों ने किस पर प्रयोग किया था वो आपने देख लिया, ठीक है। देखिए पावलाव ने अपना प्रयोग पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया, अनुकूलन पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता जो है किसका प्रमुख लक्षण है, अच्छे व्यक्ति का, ठीक है। भाई जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नियमित दिनचर्या होती है। चलिए हम 5 बजे उठेंगे सुबह, ये करेंगे, ठीक है। 7 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 8 बजे तक पढ़ेंगे, 9 बजे हम कुछ और काम कर लेंगे। उनकी दिनचर्या फिक्स होती है, ठीक है। उनके सबके साथ समायोजन करने की भी क्षमता होती है, उनके पास आत्मविश्वास होता है, संवेगात्मक परिपक्वता होती है, अपने आप को मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ठीक है। क्षमता का जो लक्षण है वो किस प्रकार के व्यक्तित्व में होता है, तो आप कहेंगे अच्छे व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, ठीक है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो जो उप प्रक्रियाओं में किया, तो आप कहेंगे आत्मसात हो गया और दूसरा हो गया जो है एसिमुलेशन, आप कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं समंजन कह सकते हैं, एकोमोडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य, सृजनात्मकता मीन्स हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। वह अवधारणा है ना, कहा जा रहा है कि वह सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी
वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म देता है ना। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों, ठीक है, उपलब्ध साधनों से नवीन अनजानी वस्तु, ठीक है, विचार या अवधारणा को जन्म देता है। यानी सृजनात्मकता आपकी होती है, आप सृजनात्मकता में नए नए चीजों को हमेशा सीखते हैं, है ना। अगला कहा जा रहा है 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा दीजिए। ऑलपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के भीतर जो है उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है, ठीक है। रोसा परीक्षण जो है विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था, तो आप कहेंगे हरमन रोसा ने किया था, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, औसत जो है आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। मध्यांक की कोई एक परिभाषा दीजिए। जब कोई समूह के प्राप्तांक को उसके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सीखते हैं तो श्रेणी के मध्य जो है बिंदु को हम मध्यांक कहते हैं, ठीक है। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। अगला क्या है, बालक की बुद्धि कब रुक जाती है, ठीक है। जो बालक की बुद्धि होती है वो कब रुक जाती है, तो आप कहेंगे सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का जो शरीर है तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता। यानी सोरेनसन महोदय कह रहे हैं कि जो बालक का डेवलपमेंट है, ठीक है, वह उस जो अभिवृद्धि है वह तब तक होता रहता है जब तक उसका शरीर जो है वयस्क के समान नहीं हो जाता, ठीक है। भाई डेवलपमेंट हमेशा थोड़ी ना होगा, आपका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो हमेशा होगा, लेकिन बालक की जो वृद्धि है वो कब रुक जाएगी, आपके शरीर की वृद्धि कब रुक जाएगी। अब आप जिंदगी भर थोड़ी ना पेड़ पौधों की तरह बढ़े होंगे कि नहीं चलिए आप पूरे लाइफ टाइम बढ़ते रहेंगे। अरे लाइफ टाइम बढ़ेंगे तब तो यार पता नहीं क्या फुट के आदमी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक निर्धारित समय होता है। अभी हमारा अनवरत हमारी शरीर जो है वो डेवलप करती रहे, हमेशा बढ़ती रहे, तो ये जो हाथ पैर हमारे छोटे छोटे हैं का ये इतने बड़े रहेंगे, वो हमेशा वो भी डेवलप करते रहेंगे, ठीक है। तो डेवलप करते करते हम लोग पता नहीं कितने बड़े हो जाएंगे यार 50-60 साल की उम्र में, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे आगे हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट पेज आपके बेस में ओपन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण यह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के लिए योग्य होता है क्या कहलाता है। आप कहेंगे परिपक्वता। जब आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग्य होता है। भाई आप समय के साथ, यहाँ कहा जा रहा है समय जो है निश्चित समय पर कोई कार्य करने के लिए योग्य होता है, तो वो परिपक्व होता है। क्या जो परिपक्व मैच्योर नहीं हुआ है वो सारे काम को कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो है पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके ऊपर किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक दोहा बताया था कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा। देखिए सेम वही चीजें आपके बीच में आ गई कि नहीं आ गई। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, आप कहेंगे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहां देख सकते हैं स्पष्ट कहा जा रहा है कि पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने कुत्ते पर ही प्रयोग किया था, ठीक है। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा छोड़ा कोहलर के चिंपैंजी पर, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। और जो है आप समझ सकते हैं अभी मैंने क्या बताया, ठीक है। आप याद कर लीजिए, फिर से सुनिएगा कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, लिख लीजिए कहीं अगर लिखना चाहें तो पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा छोड़ा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। कोहलर का जो चिंपैंजी था उसका नाम सुल्तान था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है व्यक्तित्व विकास में जो है शिक्षा किस प्रकार प्रभावी होती है, ठीक है। जैसे हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कर रहे हैं तो जो हमारी शिक्षा है वो किस प्रकार से प्रभावी होगी। 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। कहा जा रहा है
कि बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी सिद्धांतों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ देख सकते हैं व्यक्तित्व विकास में जो है शिक्षा किस प्रकार से प्रभावी होती है। भाई आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के आंसर से ही समझ सकते हैं, ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जैसे आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, आपके घर का जो भी वातावरण अगर बेहतर है तो आपका डेवलपमेंट बेहतर होगा। परिवार अगर अच्छा है, परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, सब लोग अच्छे खासे रह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मेल जोल अच्छा है, तो वहां पर भी जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास है, वो बेहतर होगा। विद्यालय के हमारे वातावरण बेहतर हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हमारा जो भी डेवलपमेंट होगा वो बेहतर होगा। ये सब चीजें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ मामला हमारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। ठीक है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा के अंतर्गत अगर हम कहें तो बुद्धि अपेक्षा रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। यानी ध्यान दीजिएगा, बुद्धि क्या होती है, जो है आपेक्ष रूप से नवीन परिस्थिति। जैसे आपके पास अगर बुद्धि है, कुछ लोग गांव के लोग कहते होंगे कि वो फलाना आदमी यार एकदम निर्बुद्ध आदमी है, उसे कुछ करने की जो है ज्ञान उन नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपके पास दिमाग है तो आप नई नई चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, आप नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है, जो आपकी बुद्धि होती है जो है नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने यानी ढालने की जो जन्मजात योग्यता होती है। ठीक है, चलिए अगला हो गया, कहा जा रहा है कि संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, जैसे संतुलन क्या होता है, आप कहेंगे लोग कहते हैं कि आप एक संतुलित भोजन करिए। ठीक है, यानी आपको जितनी क्षमताएं हैं उतने खाना खाइए, लेकिन खाना से और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई चीज समझाने के लिए कहां कहां से लोग उदाहरण लेके चले आते हैं, ये चीजें अलग का मामला है ना। कहा जा रहा है व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, कभी सुख कभी दुख आना बिल्कुल लाजमी होता है। ठीक है, आज आपके ऊपर दुख है तो कल सुख 100% आएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आज सुख है तो कल भी सुख रहेगा, नो, कभी ये सोचिएगा मत। ठीक है, कहा जा रहा है जिसका जो है सामना उसे करना पड़ता है। ठीक है, जो लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं वे लोग असफल होकर भी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ठीक है, अच्छा यहां हो गया, अब इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप एक थोड़ा सा भी साइकोलॉजी के बारे में समझ गए होंगे तो आप संतुलन शब्द को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा सा आप इस पर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि लास्ट स्टेज में लेक्चर चल रहा है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा में जो है वैयक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट प्रभाव को लेकर जो है जन्म लेता है। हम बिना सोचे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ठीक है, ऐसी शिक्षा उसकी विशेषताओं को नष्ट करके एवं निर्जीव सामान्यता की छाप लगा देते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है अतः रूसो ने कृत्रिम समास का खंडन इस जो है बात पर बल दिया कि बालक का संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध है प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। जाहिर सी बात है कि जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है वो हर बच्चों में अलग अलग होती है। किसी के पास अच्छी खासी बुद्धि होती है, किसी के पास थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, किसी के पास एकदम में बुद्धि नहीं होती है, कुछ लोग एकदम मेंटल होते हैं। तो सबके सीखने, समझने, सोचने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई बिल्कुल तीव्र गति से सीख सकता है,
कोई बिल्कुल स्लो गति से सीखता है। कोई एक बार में सीख लेगा, कोई 1000 बार बताइए तब वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। अतः हम उसकी शिक्षा उसकी वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यानी अगर जो हमारा क्लास है, अगर क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो उसमें तो 5 बच्चे तो भाई प्रखर बुद्धि के होंगे ही। अब मुझे आप बताएं, आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? का इन सिर्फ 5 को लेकर चलेंगे या हमें 50 को लेकर चलना? आप कहेंगे एक अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए कि अगर हमारी क्लास जो है 50 बच्चों की है तो हमें 50 को ध्यान में रखकर ही टीचिंग कार्य करना है, ठीक है। अब आज के समय में टीचर करते क्या हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ समझ में आ गया, बच्चे सामूहिक रूप से कह देंगे समझ में आ गया, लेकिन इसी क्लास में बैठे रहते हैं कोप मंडोप की तरह, कहेंगे कि अगर हम पूछेंगे तो ये बगलियां जो लड़कियां बैठी हैं ना ये हंसने लगेंगे और इनके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो कहावत नहीं है जिसको आई शर्म पता नहीं किसे लोग कहते हैं, अगर आपको आई शर्म तो आपके फूटे कर्म, ठीक है। तो कभी भी यार, चाहे आपका क्लास हो, आप कहीं भी हो, तो आप किसी चीज को पूछने में तनिक भी शर्माइए नहीं। अरे आज वो लोग हंस रहे हैं, कल वो लोग आपके ऊपर समझेंगे कि हाँ ये लड़का किस प्रकार से संघर्ष किया है, ठीक है। हंसने वालों को हंसने दीजिए, हंसने वालों की हमारे समाज में कमियां नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। आवाज में भारीपन किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में हो जाता है। जो प्यास है, भूख है, निद्रा है, प्रतिष्ठा में कौन सा जो है अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है, ठीक है। किसी अवर्गीकृत जो है प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती? आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 40-42 मिनट का जो लेक्चर है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स आपको बन रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाए जो आपके डाउट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।